हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी ओडिशा और ऑप्शन डी राजस्थान। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। 22 सितंबर से बिस्किट, टूथपेस्ट जैसे प्रोडक्ट्स सस्ते मिल सकते हैं। सरकार ने कंपनियों को पुराने स्टॉक की एमआरपी बदलने की इजाजत दी। जीएसटी 2.0 का असर। बता दें कि 22 सितंबर से लागू हो रही नई जीएसटी दरों से पहले सरकार ने कंपनियों को अपने पुराने बचे हुए माल यानी अनसोल्ड स्टॉक की मैक्सिमम रिटेल प्राइस यानी एमआरपी बदलने की इजाजत दे दी है। मैन्युफैक्चरर्स, पैकर्स और इम्पोर्टर्स अब पुराने स्टॉक पर नई कीमतें स्टैंप, स्टिकर या फिर ऑनलाइन प्रिंटिंग से डाल सकेंगे। भारत के कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट ने आदेश जारी कर कहा है कि यह अनुमति 31 दिसंबर 2025 तक या पुराना स्टॉक खत्म होने तक लागू रहेगी। नई कीमतों के साथ कंपनियों को पुराना एमआरपी दिखाना जरूरी होगा। 3 सितंबर को जीएसटी काउंसिल ने कई सामानों पर टैक्स रेट्स घटाने का ऐलान किया था, जिससे कंपनियों को कीमतों कम करने का मौका मिला है। लेकिन पुराने स्टॉक पर प्रिंटेड एमआरपी को बदलना कंपनियों के सामने चुनौती थी। अब सरकार की इस समस्या का हल निकालने के बाद ग्राहकों को 22 सितंबर से ही चॉकलेट, बिस्किट, कॉफी, शैम्पू और टूथपेस्ट जैसे सामान कम कीमत पर मिल सकेंगे। अब जीएसटी के 4 की जगह केवल 2 स्लैब 5% और 18% होंगे। इससे आम जरूरत की चीजें जैसे साबुन, शैम्पू के साथ एसी, कार भी सस्ते हो जाएंगे। जीएसटी काउंसिल की 56वीं मीटिंग में इस पर फैसला लिया गया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 3 सितंबर को इसकी जानकारी दी थी। नेपाल में हिंसा, पूर्व पीएम की पत्नी को जिंदा जलाया, चली गई जान। प्रदर्शनकारियों ने संसद में लूटपाट की। पीएम ओली के बाद राष्ट्रपति रामचंद्र का भी इस्तीफा। नेपाल में हिंसक घटनाओं के बीच प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने पद से इस्तीफा दे दिया है। सेना का एक हेलीकॉप्टर उन्हें अज्ञात स्थान पर ले गया। इसके तुरंत बाद राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने भी इस्तीफा सौंप दिया। राजधानी में हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं और सुरक्षा बल हालात को काबू में लाने में नाकाम दिख रहे हैं। बता दें कि देश में हिंसक प्रदर्शनों ने हालात को और बिगाड़ दिया है। प्रदर्शनकारियों ने पूर्व पीएम झजलाक खरनाल के घर में आग लगा दी। घर में उनकी पत्नी राज्य लक्ष्मी चित्रकार थी। वह गंभीर रूप से जल गई और उन्हें तुरंत कीर्तिपुर बर्न अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी जान चली गई। राजधानी काठमांडू और आसपास के इलाकों में हुई झड़पों और आगजनी में अब तक 22 लोग मारे जा चुके हैं, जबकि 400 से ज्यादा लोग घायल हैं। प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन में आग लगा दी और प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल और गृह मंत्री के निजी आवासों पर भी हमला कर तोड़फोड़ और आगजनी की। आईटी मिनिस्टर बोले, टिकटॉक बैन हटाने का कोई प्लान नहीं। भारत में फिर से शुरू होने की अटकलें थी। 2020 से देश में बैन है चीनी ऐप। आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत में पॉपुलर शॉर्ट वीडियो ऐप टिकटॉक पर लगा हुआ बैन हटाने का कोई प्लान नहीं है। मनी कंट्रोल को दिए गए एक इंटरव्यू में अश्विनी वैष्णव ने ये बातें कही हैं। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि टिकटॉक के बैन को हटाने को लेकर किसी भी तरह का कोई भी प्रस्ताव नहीं आया है। आईटी मिनिस्टर का ये बयान तब आया जब हाल ही में भारत और चीन के बीच संबंधों में कुछ सुधार की अटकलों के बीच टिकटॉक के भारत में वापसी की चर्चा हो रही थी। पिछले महीने टिकटॉक की वेबसाइट कुछ ब्रॉडबैंड और मोबाइल नेटवर्क जैसे एयरटेल और वोडाफोन पर थोड़े समय के लिए एक्सेस हो गई थी, जिससे ये कयास लगाए जा रहे थे कि भारत में टिकटॉक से बैन हट सकता है। लेकिन सरकार ने अब साफ कर दिया है कि बैन हटाने का कोई भी प्लान नहीं है। भारत सरकार ने जून 2020 में नेशनल सिक्योरिटी का हवाला देते हुए टिकटॉक समेत 59 चीनी एप्लीकेशंस पर बैन लगा दिया था। इसके बाद जनवरी 2021 में टिकटॉक पर यह बैन परमानेंट कर दिया गया। उस समय भारत टिकटॉक का सबसे बड़ा मार्केट था, जहां इसके 20 करोड़ से ज्यादा यूजर्स थे। सरकार के आदेश के बाद एप्पल और गूगल ने अपने ऐप स्टोर से टिकटॉक को हटा दिया था। जेन स्ट्रीट शेयर मार्केट मैनिपुलेशन केस, एसएटी ने सेबी को 3 हफ्ते में जवाब देने को कहा। फर्म ने ट्रेडिंग से रोक के खिलाफ याचिका लगाई थी। बता दें कि सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल यानी एसएटी ने सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी को 3 हफ्तों के अंदर अमेरिका की ट्रेडिंग फर्म जेन स्ट्रीट इन्वेस्टमेंट्स के अपील पर जवाब दाखिल करने को कहा है। 2 महीने पहले सेबी ने जेन स्ट्रीट पर अमेरिका में हेरफेर करने और 4,844 करोड़ रुपए का अवैध मुनाफा कमाने का आरोप लगाते हुए शेयर बाजार से बैन कर दिया था।
और इसी के खिलाफ जेन स्ट्रीट ग्रुप ने 3 जुलाई को पिछले हफ्ते सेबी पर सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल एसीटी में केस कर दिया था और सेबी का आरोप है कि जेन स्ट्रीट ने इंडेक्स ऑप्शंस में हेराफेरी करके छोटे निवेशकों को नुकसान पहुंचाया। हालांकि कंपनी का कहना है कि सेबी ने उन्हें जरूरी दस्तावेज नहीं दिए जिनके आधार पर वो अपना पक्ष रख सकते थे। इसके साथ ही जेन स्ट्रीट का दावा है कि सेबी की अपनी सर्विलांस टीम ने पहले जांच में कोई हेरफेर नहीं पाया था। ये विवाद दुनिया के सबसे बड़े डेरिवेटिव मार्केट के लिए भी अहम है। भारत ने 67 पाकिस्तानी कैदियों को रिहा किया। अटारी वाघा बॉर्डर से वतन लौटे, कोई प्यार में पड़कर तो कोई घर से झगड़ा करके भारत आया था। भारत ने 67 पाकिस्तानी कैदियों को रिहा कर दिया है और ये कैदी अटारी वाघा बॉर्डर से पाकिस्तानी अधिकारियों को सौंपे गए हैं। रिहा किए गए कैदियों में 53 मछुआरे और 14 सिविल कैदी शामिल हैं जो अलग अलग जेलों में वर्षों तक अपने परिवारों से दूर रहकर सजा काट रहे थे। प्रोटोकॉल अधिकारी अरुण माहल ने बताया कि रिहा किए गए कैदियों में गुजरात से 21, राजस्थान से 1, पोरबंदर से 39, हैदराबाद और लुधियाना से एक और अमृतसर से 4 कैदी शामिल थे। इमिग्रेशन और कस्टम की औपचारिकताएं पूरी करने के बाद इन्हें पाकिस्तानी रेंजर्स को सौंप दिया गया। विदाई के दौरान कई कैदियों की आंखों में अपने वतन लौटने की खुशी और वर्षों की पीड़ा साफ झलक रही थी। करिश्मा कपूर के बच्चे दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे। पिता संजय कपूर की 30,000 करोड़ रुपए की संपत्ति में हिस्सा मांगा। सौतेली मां पर लगाए आरोप। बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर के दोनों बच्चे समायरा और कियान ने अपने पिता संजय कपूर की 300 करोड़ रुपए की संपत्ति में हिस्सा पाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है। बार एंड बेंच के मुताबिक बच्चों ने अपनी सौतेली मां प्रिया सचदेव कपूर, संजय कपूर की तीसरी पत्नी पर आरोप लगाया कि उन्होंने संजय कपूर की वसीयत में बदलाव किया और पूरी संपत्ति पर कब्जा करने की कोशिश की। अपनी मां के माध्यम से दायर याचिका में बच्चों ने कहा कि जून 2025 में यूके में संजय कपूर के अचानक निधन के बाद प्रिया कपूर ने उन्हें गलत तरीके से संपत्ति से बाहर रखा। याचिका में प्रिया कपूर और उनके छोटे बेटे संजय कपूर की मां रानी कपूर और वसीयत की कथित निष्पादक श्रद्धा सूरी मरवाह को आरोपी बनाया गया है। बता दें कि इस याचिका पर सुनवाई 10 सितंबर को होगी। माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड की बैठक। हरियाणा सीएम ने काम का फीडबैक लिया। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर होगा मंदिर का विस्तार। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड की बैठक हुई है। इस बैठक में माता मनसा देवी परिसर में चल रहे विकास कार्यों का मुख्यमंत्री ने रिव्यू किया। आगामी नवरात्रि को लेकर भी जरूरी इंतजामों की भी मुख्यमंत्री ने समीक्षा की है। इस बैठक में यूएलबी मिनिस्टर विपुल गोयल, पूर्व स्पीकर ज्ञानचंद्र गुप्ता और कालका से बीजेपी विधायक शक्ति रानी शर्मा मौजूद रही। दरअसल माता मनसा देवी मंदिर पंचकुला के श्री माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड द्वारा विकास कार्य किए जा रहे हैं, जिनमें काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर मंदिर का विस्तार, शक्ति पथ का निर्माण, 108 फीट ऊंची हनुमान जी की मूर्ति वाली हनुमान वाटिका की स्थापना और एक मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण शामिल है। पीएम ने हिमाचल को 1500 करोड़ का पैकेज दिया। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए। कंगना रनौत बोली, मोदी की आंखों में आंसू आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में बाढ़, लैंडस्लाइड और बादल फटने से हुए नुकसान का हवाई सर्वेक्षण किया। इसके बाद कांगड़ा में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक ली। पीएम ने इसमें प्रदेश के लिए 1500 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता का ऐलान किया। पीएम ने कहा कि आपदाग्रस्त हिमाचल की केंद्र सरकार हर संभव मदद कर रहेगी और मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इससे पहले पीएम मोदी ने हवाई सर्वेक्षण किया। मोदी ने एसडीआरएफ की दूसरी किस्त को एडवांस रिलीज करने और पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त देने, पीएम आवास योजना के तहत क्षतिग्रस्त घरों का जियो टैगिंग, राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत, पीएमएनआरएफ से सहायता और पशुधन के लिए मिनी किट्स देने की भी घोषणा की है। पटना में टीआरई 4 कैंडिडेट्स पर लाठीचार्ज, दौड़ा कर पीटा, वाटर कैनन भी चलाया। मजिस्ट्रेट के पैर पकड़कर बोले अभ्यर्थी एसीए से मिलवा दीजिए। बिहार में यहां टीआरई 4 को लेकर प्रदर्शन कर रहे कैंडिडेट्स पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। अभ्यर्थियों को दौड़ा कर पीटा गया। पुलिस ने वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। पुलिस की कार्रवाई में कई अभ्यर्थियों को चोटें आई हैं। कुछ कैंडिडेट्स को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। 1 बजे से कैंडिडेट्स डाक बंगला चौराहे पर प्रदर्शन कर रहे थे। 3:30 बजे के बाद पुलिस ने डाक बंगला चौराहा खाली करवा लिया। वहीं पुलिस ने छात्र नेता दिलीप समेत 10 लोगों को हिरासत में लिया है। सभी कोतवाली थाने पर हैं। इससे पहले अभ्यर्थियों को समझाने के लिए मजिस्ट्रेट एमएच खान को बुलाया गया। कैंडिडेट्स ने उनके पैर पकड़ लिए। वो एसीए से मिलवाने की गुहार लगाने लगे। फिर 5 अभ्यर्थियों को शिक्षा विभाग के एसीए से बातचीत के लिए भेजा गया।
पुलिस ने डाक बंगला पर 3 लेयर में बैरिकेडिंग की थी। कैंडिडेट्स बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे। वहीं पुलिस के जवान आंसू गैस के गोले लेकर खड़े दिखे। कैंडिडेट्स यहां से सीएम आवास जाने की कोशिश कर रहे थे। नेपाल में प्रदर्शन का चेहरा बने सूडान गुरुंग इवेंट मैनेजमेंट करियर छोड़कर समाज सेवक बने। कोरोना के समय चर्चा में आए। बता दें आपको कि यहां 8 सितंबर को नेपाल की राजधानी काठमांडू में हजारों की गिनती में युवा सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। 4 सितंबर को 26 प्लेटफॉर्म्स पर बैन के खिलाफ युवाओं ने लड़ाई छेड़ी, जिसमें अब तक 22 की जानें गई हैं और हिंसक झड़पों में 300 से ज्यादा लोग घायल हो गए। युवाओं के इस प्रदर्शन को किसी पार्टी या नेता ने लीड नहीं किया। हालांकि एक नाम छात्रों के आंदोलन का चेहरा बनकर सामने आया है और वो नाम है सूडान गुरुंग। अपने एक इंस्टाग्राम पोस्ट में गुरुंग ने माना था कि उनके समूह ने औपचारिक रूप से रैली आयोजित करने के लिए आवेदन दिया था। उन्होंने छात्रों से अपील भी की थी कि वे स्कूल यूनिफॉर्म पहने और किताबें साथ लाएं ताकि प्रदर्शन शांतिपूर्ण प्रतिरोध का प्रतीक बन सके। ब्लैकआउट से पहले हामी नेपाल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके प्रदर्शन मार्ग और सुरक्षा निर्देश भी शेयर किए थे। वहीं इस पूरे विवाद की शुरुआत एक ट्रेंड से हुई थी जिसे नेपो किड नाम दिया गया। नेपाल में सोशल मीडिया पर आम नागरिकों के बच्चों और मिनिस्टर्स के बच्चों के वीडियो शेयर किए जाने लगे। इन वीडियोस में दोनों की लाइफस्टाइल दिखाए जाते। ऐसे ही एक पोस्ट में पीएम ओली की बेटी के हाथ में करोड़ों की घड़ी भी देखी गई। प्रदर्शनकारी युवाओं का कहना है कि सोशल मीडिया पर बढ़ रहे नेपो किड कैंपेन को दबाने के लिए सरकार ने सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया था। गुरुंग ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट से युवाओं का ध्यान सरकारी भ्रष्टाचार की तरफ भी खींचा। ऐश्वर्या राय एआई जनरेटेड कंटेंट के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची। वकील ने कहा उनके नाम तस्वीरों का इस्तेमाल यौन इच्छाओं को संतुष्ट करने के लिए किया जा रहा है। बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई और बिना इजाजत उनकी फोटो, पहचान, नाम और एआई जनरेटेड अश्लील कंटेंट के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने कोर्ट से कहा कि उनके पर्सनैलिटी राइट्स का उल्लंघन हो रहा है। एक्ट्रेस के वकील संदीप सेठी ने कोर्ट में कहा कि भ्रामक प्रचार और फायदे के लिए ऐश्वर्या राय की पहचान का धड़ल्ले से गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐश्वर्या की अश्लील छेड़छाड़ की गई और एआई जनरेटेड तस्वीरें ऑनलाइन फैलाई जा रही हैं। संदीप सेठी ने इसे ऐश्वर्या की गरिमा और अधिकारों का गंभीर उल्लंघन बताया। उन्होंने कंटेंट की विचलित करने वाली प्रकृति पर जोर देते हुए कहा कि एक्ट्रेस की तस्वीरों का इस्तेमाल किसी की यौन इच्छाओं को संतुष्ट करने के लिए किया जा रहा है। पीएम मोदी बोले भारत आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा। जेरूसलम आतंकवादी हमले की निंदा की। गोलीबारी में 6 की जान गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल की राजधानी जेरूसलम में हुए आतंकवादी हमले की निंदा की है। उन्होंने पीड़ितों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की। इसके साथ ही कहा कि भारत आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा। पीएम मोदी ने इस पर लिखा कि आज जेरूसलम में मासूम लोगों पर हुए जघन्य आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करता हूं। हम पीड़ितों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। भारत हर तरह के आतंकवाद की निंदा करता है और आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर कायम है। एस जयशंकर बोले ट्रेड पॉलिसी निष्पक्ष और सबके फायदे वाली हो। ब्रिक्स समिट में ट्रंप का नाम लिए बिना कहा दिक्कतें खड़ी करने से फायदा नहीं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ब्रिक्स समिट की इमरजेंसी वर्चुअल समिट में शामिल हुए। इस दौरान जयशंकर ने कहा कि ट्रेड पॉलिसी निष्पक्ष, पारदर्शी और सभी के फायदे वाली होनी चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम लिए बिना एस जयशंकर ने कहा कि दिक्कतें खड़ी करने और लेन देन को मुश्किल बनाने से कोई फायदा नहीं मिलेगा। व्यापार को हमेशा सुगम बनाना चाहिए। वर्चुअल समिट में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा भी शामिल हुए। पहले बैठक में पीएम मोदी के शामिल होने की खबरें थी। वहीं इस समिट का मकसद अमेरिका की टैरिफ नीतियों से पैदा हुई व्यापारिक चुनौतियों पर चर्चा करना था। अमेरिका ने भारत और ब्राजील जैसे देशों पर 50% तक टैरिफ लगाया है। वहीं ब्रिक्स से 11 प्रमुख उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों का एक समूह है। नकल पर सुप्रीम कोर्ट बोला मुन्ना भाई अंदर ही रहें, अपने बदले दूसरे से परीक्षा दिलवाने पर फटकार लगाई। जमानत याचिका हुई खारिज। मुन्ना भाई अंदर रहना चाहिए। ये सार्वजनिक परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह से नष्ट कर रहे हैं। इनकी वजह से तमाम उम्मीदवार नुकसान झेलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक जमानत याचिका खारिज करते हुए ये बातें कही हैं। याचिकाकर्ता पर दिसंबर 2024 में हुई उत्तर प्रदेश CTET परीक्षा में अपनी जगह प्रॉक्सी सॉल्वर यानी पेपर में अपने बदले दूसरे से परीक्षा दिलवाने का आरोप है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने इस मामले में हिंदी फिल्म मुन्ना भाई MBBS का जिक्र किया। 2003 में आई इस फिल्म में संजय दत्त ने मुन्ना भाई का किरदार निभाया था।
जिसने मेडिकल परीक्षा में अपनी जगह किसी दूसरे व्यक्ति को बैठाया था। इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट भी आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर चुका है। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ वह सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि इस केस में 3 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल हुआ है। प्रॉक्सी उम्मीदवार समेत 2 को जमानत मिल गई। जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी विधायक की गिरफ्तारी का विरोध। डोडा में पुलिस पर पत्थरबाजी। मेहराज मलिक को बीते दिन PSA के तहत हिरासत में लिया गया था। जम्मू कश्मीर के डोडा से आम आदमी पार्टी के विधायक मेहराज मलिक की गिरफ्तारी के विरोध में पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने डोडा और जम्मू कश्मीर के अन्य हिस्सों में विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद जिले में पुलिस और सुरक्षा बलों की तैनाती की गई। वहीं मलिक की रिहाई के समर्थन में नारे लगाते हुए उनके सैकड़ों समर्थकों ने भाटियास गांव से एक मार्च निकाला और डोडा चलो आंदोलन शुरू किया। जिला मुख्यालय आ रहे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने जब रोका तो उन्होंने पुलिस पर पत्थरबाजी की। इसके बाद सुरक्षा बलों ने आंसू गैस के गोले दागे। माहौल इलाके में तनावपूर्ण बना हुआ है और हालात काबू में रखने के लिए बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। दरअसल आम आदमी पार्टी की जम्मू कश्मीर इकाई के अध्यक्ष मलिक को 8 सितंबर को सार्वजनिक व्यवस्था भंग करने के आरोप में पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट यानी PSA के तहत हिरासत में लिया गया था। इसके बाद में उन्हें कठुआ जिला जेल में बंद कर दिया गया। कर्नाटक सरकार बोली, राष्ट्रपति और राज्यपाल सिर्फ नाम मात्र के प्रमुख होते हैं। केंद्र और राज्यों में मंत्री परिषद की मदद और सलाह पर काम करने के लिए बाध्य। सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति के संदर्भ पर 8वें दिन सुनवाई हुई, जिसमें यह पूछा गया था कि क्या अदालतें राज्य विधानसभाओं के पास बिलों पर विचार करने के लिए राज्यपालों और राष्ट्रपति के लिए समय सीमा निर्धारित कर सकता है। कांग्रेस के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार ने इस पर अपनी दलील दी और कहा कि संवैधानिक व्यवस्था के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल सिर्फ नाम मात्र के प्रमुख हैं। दोनों केंद्र और राज्यों में मंत्री परिषद की सहायता और सलाह पर काम करने के लिए बाध्य हैं। कर्नाटक की ओर से सीनियर एडवोकेट गोपाल सुब्रमण्यम ने चीफ जस्टिस BR गवई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच को बताया कि विधानसभा में पारित बिलों पर कार्रवाई के लिए राज्यपाल संतुष्टि ही मंत्री परिषद की संतुष्टि है। एक्टर दर्शन ने जेल में जहर देने की गुहार लगाई। कोर्ट से कहा, धूप देखे कई दिन हो गए, हाथों में फंगस, कपड़ों से बदबू आ रही है। रेणुका स्वामी मर्डर केस में जेल में बंद कन्नड़ एक्टर दर्शन ने जेल में जहर देने की गुहार लगाई। दर्शन मंगलवार को 64वीं सिटी सिविल और सत्र न्यायालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए थे। उन्होंने कोर्ट से कहा कि उनके लिए अब जेल के अंदर के हालात सहना मुश्किल है। दर्शन ने कहा कि जेल से बाहर निकलने की इजाजत नहीं होने के कारण मैंने कई दिनों से सूरज की रोशनी नहीं देखी। एक्टर ने कहा कि मेरे हाथों में फंगस लग गया है, मेरे कपड़ों से बदबू आती है और अब ऐसे नहीं जी सकता। प्लीज मुझे जहर दे दो। यहाँ जीवन असहनीय हो गई है। मुझे जेल में गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सेना प्रमुख बोले, जमीन पर कब्जा भारत में जीत का पैमाना। युद्ध 4 दिन का टेस्ट मैच नहीं, इसमें थल सेना की भूमिका हमेशा अहम रहेगी। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि युद्ध के दौरान जमीन पर कब्जा ही भारत में जीत की असली करेंसी या पैमाना है। इस वजह से थल सेना की भूमिका हमेशा से अहम रहेगी। इस दौरान उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि पिछले महीने अलास्का में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात हुई। उन्होंने भी सिर्फ जमीन के आदान प्रदान को लेकर चर्चा की। आर्मी चीफ की यह टिप्पणी वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह के बयान के 2 हफ्ते बाद आई है, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हवाई शक्ति की अहमियत बताई थी। PM मोदी ने पंजाब को 1600 करोड़ रुपए दिए, हिमाचल को 1500 करोड़ रुपए मिलेंगे। दोनों राज्यों का हवाई सर्वे किया, बाढ़ पीड़ितों से मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल के बाद पंजाब में बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। इसके बाद वो गुरदासपुर पहुंचे, जहां उन्होंने 19 किसानों, NDRF और SDRF टीम से बातचीत की। इसके बाद मंत्रियों और अधिकारियों से मीटिंग की। PM मोदी ने पंजाब को 1600 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। इससे पहले PM ने हेलीकॉप्टर से कुल्लू, मंडी और चंबा में हुए नुकसान का हवाई सर्वेक्षण किया। इसके बाद कांगड़ा में आपदा को लेकर एक बैठक की, जिसमें अधिकारियों ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से उन्हें नुकसान की जानकारी दी। इस दौरान 1500 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देने का ऐलान किया गया। PM ने कहा कि केंद्र सरकार हर संभव मदद करेगी और मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। वहीं मीटिंग में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी मौजूद रहे। इसके बाद प्रधानमंत्री ने मंडी, कुल्लू और चंबा जिले के 18 प्रभावित लोगों से मुलाकात की और उनकी आपबीती सुनी। उन्होंने 1 साल की नीतिका से भी मुलाकात की, जिनके माता पिता और दादी की 30 जून को मंडी में बादल फटने से आई बाढ़ में जान चली गई थी। प्रधानमंत्री ने नीतिका को पहले टॉफी दी और फिर बाद में उसे गोद में उठा लिया। गोरखपुर में रिटायर्ड दरोगा से 5 लाख रुपए का साइबर फ्रॉड, ट्रेजरी ऑफिस का कर्मचारी बनकर फंसाया।
फिर उड़ा दी पेंशन की रकम। गोरखपुर के शाहपुर थाना क्षेत्र में रहने वाले रिटायर्ड दरोगा से 5 लाख रुपए की साइबर जालसाजी का मामला सामने आया है। रिटायर्ड दरोगा की तहरीर पर साइबर अपराध थाने की पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इसके बाद जांच पड़ताल शुरू की गई। शाहपुर थाना क्षेत्र के जंगल तुलसीराम बिछियाग पीएसी कैंप निवासी राम स्वरूप प्रसाद 60 वर्षीय 31 जुलाई 2025 को यूपी पुलिस में उप निरीक्षक पद से रिटायर हुए हैं और राम स्वरूप ने बताया कि मेरा खाता बिछिया स्थित बैंक ऑफ इंडिया में है और इस खाते में रिटायरमेंट के बाद पैसे आए थे। मेरे मोबाइल पर 4 सितंबर को अज्ञात नंबर से कॉल आई। कॉल करने वाले ने कहा कि वह पेंशन विभाग के ट्रेजरी विभाग का कर्मचारी है। उनसे बताया कि पेंशन संबंधित सूचना एक फॉर्म का ऑनलाइन भरना है और ये कहते हुए उसने मेरे व्हाट्सएप पर एक एपीके फाइल भेजी। उस फाइल में मैंने सारी सूचनाएं सही भर दी। उसके बाद फॉर्म सबमिट करने के लिए मोबाइल पर एक ओटीपी नंबर आया और उसके कहने पर ओटीपी नंबर बता दिया ताकि मेरा प्रोफाइल सबमिट हो जाए और इसके बाद 5 सितंबर को मेरी बिना जानकारी के मेरे आरटीजीएस के माध्यम से 5 लाख रुपए निकाल लिए गए। जब मैंने अपना खाता का डिटेल निकलवाया तो पता चला कि 5 लाख रुपए निकाले गए हैं। गया जी में लालू ने 7 कुलों का किया पिंडदान। राबड़ी तेजस्वी बहू पोती के साथ 1.5 घंटे पूजा की। महाबोधि मंदिर में परिवार के साथ जलाया दीप। खबर है कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने गया जी के विष्णु पद मंदिर में अपने पितरों का पिंडदान किया। उनके साथ पत्नी राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और उनकी पत्नी राजश्री और बेटी कात्यायनी भी मौजूद रही। करीब 1.5 घंटे की पूजा के बाद लालू परिवार के साथ बोध गया के लिए रवाना हो गए। लालू यादव के पहुंचने से पहले तीर्थ पुरोहित शंभुनाथ ने पिंडदान को लेकर पहले से पूरी तैयारी कर ली थी। पिंडदान के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि पिताजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, फिर भी उनकी इच्छा थी कि भगवान विष्णु के दर्शन करें। गया जी मोक्ष और ज्ञान की धरती है और इससे बेहतर बात क्या हो सकती है। जब से होश संभाला है तब से पहली बार पूरा परिवार एक साथ यहाँ आया है। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 25 एजेंडों पर लगी मुहर। पटना के 176 नए थानों में सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। सेविका सहायिका के मानदेय में बढ़ोतरी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक हुई जिसमें 25 एजेंडों पर मुहर लगी है। पटना में जीविका मुख्यालय भवन बनाया जाएगा और इसके निर्माण पर 73 करोड़ 66 लाख 15 हजार रुपए खर्चा किए जाएंगे। अब आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के मानदेय में वृद्धि हुई है और सेविका को प्रति महीने 9,000 रुपए और सहायिका को 4,500 रुपए मिलेंगे। पहले सेविका का मानदेय 7,000 और सहायिका का मानदेय 4,000 रुपए था। समाज कल्याण विभाग को इसके लिए प्रति वर्ष 345 करोड़ 19 लाख 20 हजार रुपए अतिरिक्त व्यय करने की स्वीकृति मिली है और बढ़ा हुआ मानदेय 1 अक्टूबर 2025 से प्रभावी हो जाएगा। मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट के तहत 100 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना को भी कैबिनेट ने मंजूरी दिया है और 8,463 राजस्व कर्मचारी पद को स्वीकृति मिली है। 3,303 अतिरिक्त पदों का सृजन किया गया। 176 नए थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने को 280 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं। बैठक में स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और आर्थिक विकास से जुड़े हुए कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा की गई है। महिला आयोग में अब ऑनलाइन कर सकेंगे शिकायत। पटना में दूर से आने वाले लोगों को होगी आसानी। 19 सितंबर से काम शुरू होगा। बिहार राज्य महिला आयोग में अब आवेदन ऑनलाइन होंगे। महिलाएं अपनी समस्याओं को लेकर ऑनलाइन आवेदन करके शिकायत दर्ज करा सकती हैं। बिहार राज्य महिला आयोग के वर्षगांठ के दिन इसे ऑफिशियली लॉन्च कर दिया जाएगा। जो कि लोग दूसरे दूर दराज इलाके से आकर शिकायत दर्ज करते हैं, उन्हें ध्यान में रखकर ये फैसला लिया गया है। फॉर्म में आवेदक को अपने नाम के साथ पूरी जानकारी देनी होगी। इसके साथ ही अपने केस का टाइप भी बताना होगा। बिहार राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष अप्सरा मिश्रा ने कहा कि 19 सितंबर को महिला आयोग अपना 24वां वर्षगांठ मना रही है और इस अवसर पर महिलाओं के लिए खुशखबरी ये है कि जो गरीब लोग हैं, बहुत दूर दराज से आते हैं, उन्हें कार्यालय नहीं आना पड़ेगा और वह ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। एमबीबीएस में फर्जीवाड़ा, 3 छात्राओं का प्रवेश कैंसिल। फर्जी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाए। तहसीलदार के सील सिग्नेचर भी फेक। वेरिफिकेशन में पकड़ाए। इनमें बीजेपी नेता की भतीजी भी शामिल। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले की 3 छात्राओं ने ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर की तरह ही फर्जीवाड़ा किया है। तीनों छात्राओं ने फेक ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग प्रमाण पत्र जमा कराकर नीट यूजी परीक्षा पास की। इसके बाद मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की सीटें भी हासिल कर ली। अब इनका एमबीबीएस एडमिशन निरस्त कर दिया गया है। बिलासपुर तहसील कार्यालय में जांच में 3 छात्राओं सुहानी सिंह, श्रेयांशी गुप्ता और भव्या मिश्रा की दस्तावेज फर्जी पाए गए। तहसीलदार गरिमा ठाकुर ने पुष्टि की है कि ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्रों के हस्ताक्षर और सील असली नहीं थे। जांच के बाद प्रशासनिक और कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
पादरी पास्टर के एंट्री पर रोक के खिलाफ पीआईएल खारिज। कांकेर में धर्मांतरण के खिलाफ लगाए गए होर्डिंग। पंचायत के प्रस्ताव को ईसाई समाज ने दी थी चुनौती। खबर है कि छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के एक गांव में ईसाई धर्म के पादरी पास्टर और धर्मांतरण के लिए आने वाले व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक लगाने को लेकर होर्डिंग लगाई गई है, जिसके खिलाफ ईसाई समाज के लोगों ने जनहित याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने याचिका में ग्राम पंचायत को पक्षकार नहीं बनाने पर याचिका खारिज कर दी। इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच में हुई। दरअसल कांकेर जिले के सुंगली गांव में हाल ही में हुई ग्राम सभा में एक प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसमें मसीही पादरियों और धर्मांतरण कराने वाले बाहरी लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया है। एमपी में वाहन स्क्रैप कराने पर टैक्स में 50% की छूट। कैबिनेट का फैसला। स्क्रैप करने वाली एजेंसी को इंडस्ट्री का दर्जा। जनता सीधे चुनेगी निकाय अध्यक्ष। मध्य प्रदेश में वाहन स्क्रैप कराने वाले व्यक्ति को यहां आरटीओ टैक्स में 50% की छूट दी जाएगी। ये छूट BS1 और BS2 कैटेगरी के वाहनों को स्क्रैप कराने पर मिलेगी। स्क्रैप करने वाली संस्था को इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाएगा और ये फैसला मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया। कैबिनेट ने नगरीय निकायों में अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से कराने के अध्यादेश को भी मंजूरी दी है। अब जनता सीधे अध्यक्ष चुन सकेगी। नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि वाहन स्क्रैप कराने पर भारत सरकार ने भी सब्सिडी देने की बात कही है। पर्यावरण संरक्षण के लिए ये सरकार का बड़ा फैसला होगा। BS5 गाड़ी आने वाली है, ऐसे में धीरे धीरे BS1, BS2 और अन्य कैटेगरी के वाहनों को स्क्रैप किया जाएगा। विजयवर्गीय ने बताया कि नगर पालिका अध्यक्ष के लिए अगला चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से होगा। इसके लिए अभी 2 साल का समय है। इसकी प्रक्रिया पूरी करने में समय लगना है और इसलिए अभी से ही इसका फैसला किया गया है। ऐसे में जो लोग नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव लड़ना चाहते हैं वो अभी से सीधे चुनाव के लिए तैयारी कर सकेंगे। एमपी सरकार फिर 4000 करोड़ रुपए का कर्जा लेगी। लाडली बहनों सेवा पर्व पर खर्चा करेगी। सरकार पर कुल कर्ज 4.53 लाख करोड़ रुपए के पार। मोहन सरकार एक बार फिर 4000 करोड़ रुपए का कर्ज उठाने जा रही है। ये कर्ज 3 हिस्सों में लिया जाएगा, जिसमें 1500 करोड़ रुपए के 2 और 1000 करोड़ रुपए का एक लोन शामिल है। और इससे पहले सरकार ने 26 अगस्त को 4800 करोड़ रुपए का कर्ज बाजार से उठाया था। सरकार इस धनराशि का उपयोग लाडली बहना योजना की किस्त, सितंबर में मनाए जाने वाले सेवा पर्व और अलग अलग बड़ी परियोजनाओं के भुगतान में करेगी। राजस्थान में टैबलेट्स पर होंगे भर्ती एग्जाम। कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष बोले, परीक्षण चल रहा है। परीक्षा से पहले मेहंदी न लगाने की सलाह दी गई। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड यानी RSMSSB अध्यक्ष आलोक राज का कहना है कि राजस्थान में टैबलेट्स पर भर्ती एग्जाम होंगे। इसके लिए IIT कानपुर और IIT मद्रास के साथ मिलकर परीक्षण चल रहा है। जल्द ही पॉजिटिव रिजल्ट सामने आएंगे। आलोक राज बीकानेर कलेक्ट्रेट परिसर में 19 से 21 सितंबर तक होने वाली ग्रेड 4 की परीक्षा की तैयारी के संबंध में हुई बैठक में शामिल होने के लिए आए थे। उन्होंने उम्मीद जताई है कि पहले 5000 फिर 10,000 स्टूडेंट्स को एग्जाम टैबलेट्स पर लेना शुरू कर देंगे, जिसे बढ़ाते जाएंगे। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन एग्जाम कराने के लिए हमें लाखों की संख्या में कंप्यूटर की जरूरत है। वर्तमान में सिर्फ 20,000 कंप्यूटर उपलब्ध हैं, वो भी प्राइवेट कॉलेज और स्कूलों में मौजूद हैं। हालांकि टैबलेट बेस्ड एग्जाम कराने के लिए शुरुआत में 10 से 15,000 टैबलेट्स तैयार किए जाएंगे, फिर इनकी संख्या बढ़ाई जाएगी। टैबलेट्स बेस्ड एग्जाम लीक नहीं हो, नकल नहीं हो, इसके लिए भी परीक्षण कर रहे हैं। भर्ती परीक्षाओं में डमी कैंडिडेट की समस्या से निपटने के लिए तैयारी पूरी हो गई है। अब ऐसे केस सामने नहीं आएंगे। डमी की समस्या अब शून्य हो जाएगी और इतना ही नहीं, पेपर लीक होने की समस्या भी अब लगभग खत्म हो गई है। आज का सुविचार, जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो अपनी बुरी आदतों को जितना जल्दी हो सके छोड़ दें। अगर समय पर बुरी आदतें न बदली जाएं तो बुरी आदतें आपका समय बदल देती हैं। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल GOB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।